सामने कोई लखनऊ का नाम लेता है तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट इंस्टेंटली कम टू योर माइंड? तो पहले तो घर आता है, उसके बाद सुकून, और तीसरी चीज़ है ऑब्वियसली यहाँ का फूड। जो लखनऊ कभी नहीं आया हो तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? किसी ने पूछा मोहब्बत को एक शब्द में बयां करो, लोग किताबें ढूंढते रह गए और हमने लखनऊ कह दिया। क्रिएटर जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज क्या है? हाँ, सबसे डिफिकल्ट फेज वही है कि आपको डिसाइड करना है, इवॉल्व होना है। तो जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूएस से नहीं बनी तो बैन हो सकता है, या फिर स्ट्राइक वगैरह आ गई। सभी को नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग तो सबके होती है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? आपको कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, कमेंट से आपको डोपामिन मिलती है और बहुत सारे जेन्युइन कमेंट्स भी रहते हैं, तो जो आपको रिप्लाई करने हैं, अच्छे कमेंट्स को हमेशा आप इनटेक करो। तो सर, नाउ दैट 2025 इज अबाउट टू एंड, तो इस साल क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, कंसिस्टेंसी या क्रिएटिविटी? देखिए, बीइंग अ क्रिएटर, कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी दोनों ही मैटर करते हैं। बाकी 2026 में तो दुनिया खत्म है। लखनऊ सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक कल्चर है, एक तहजीब है और एक इमोशन है। और इस शहर को अगर किसी ने जेन्युइनली एक्सप्लोर करके लोगों तक पहुंचाया है तो वो है मिस्टर सौरभ चंद्रा। आज के एपिसोड में हम बैठकर बात कर रहे हैं उस शख्स के साथ जिन्होंने लखनऊ को सिर्फ रील्स में नहीं, रियल लाइफ में जिया है। द फेस बिहाइंड थिंग्स टू डू इन लखनऊ। इस कॉन्वर्जेशन में हम बात करेंगे लखनऊ के कुछ हिडन फूड जॉइंट्स की, अंडररेटेड हैंगआउट स्पॉट्स की और उस परफेक्ट 24 आवर लखनऊ प्लान की जो हर विजिटर को याद रह जाए। साथ ही ये एपिसोड है एक क्रिएटर के रियल सफर से लेके उनके फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट वायरल मोमेंट तक, स्लो ग्रोथ के डाउट्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस और उस मेंटल प्रेशर का जो स्क्रीन के पीछे कोई नहीं देख पाता। अगर आप लखनऊ से हो, लखनऊ आना चाहते हो या कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, अगर आपके सामने कोई लखनऊ का नाम लेता है तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट इंस्टेंटली कम टू योर माइंड? ओके, सो सबसे पहले तो घर आता है ऑब्वियसली, उसके बाद सुकून ऑब्वियसली लखनऊ है। मतलब जो लोग लखनऊ में रहे हैं या फिर लखनऊ में रह के बाहर गए हैं तो उनको ये सुकून वाला जो चीज़ रहता है वो बहुत मिस करता होगा। और तीसरी चीज़ है ऑब्वियसली यहाँ का फूड। हाँ, फूड तो सब मिस या करते हैं लखनऊ के बाहर जाके। तो अगर जैसे कोई इंसान है जो लखनऊ कभी नहीं आया हो तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो एक प्रोवर्ब के मतलब एक शायरी के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने पूछा मोहब्बत को एक शब्द में बयां करो, लोग किताबें ढूंढते रह गए और हमने लखनऊ कह दिया। वाह, दैट्स नाइस। सर, आपके अकॉर्डिंग लखनऊ में ऐसे तीन कौन से हिडन ऐसे हैंगआउट प्लेसेस हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल नहीं है? मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो इंदिरा डैम है, शायद आपने सुना होगा। हम्म। अभी रिसेंटली वहाँ पे डॉल्फिन्स आई थी तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, हाँ। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर अगर आपको सिटी में सबसे बेहतरीन सनसेट एंजॉय करना है तो आप इंदिरा डैम जा सकते हो। वहाँ से जो सनसेट दिखाई पड़ता है वो शायद पूरे सिटी में आपको कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाओ वहाँ नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर आपको मेडिटेट करना है तो भी वहाँ पे, क्योंकि वो जो नहर बहती है शारदा और नहर, शांत बहुत है। हाँ शांत बहुत है, और उसका जो पानी है जो उसकी आवाज़ रहती है तो उससे आप मेडिटेट भी वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। दूसरा जो अनएक्सप्लोर्ड और हिडन है, आप लोग सब लोग गए होंगे वहाँ पे, जनेश्वर मिश्रा पार्क। हम्म। तो वो पूरा किसी ने नहीं घूमा है। रिसेंटली उसमें अभी वो जोरासिक पार्क खुला था, तो मैं गया हूँ, जब खुला था मैंने वीडियो बनाया था, बट उस वक्त वो उतना अच्छा नहीं था। बट अभी रिसेंटली मैं 3-4 दिन पहले गया तो वो बहुत बेहतरीन बन गया है। मतलब अगर आप जनेश्वर पार्क जा रहे हो तो जोरासिक पार्क और 3D 5D मोशन चेयर, और उसके बाद एक फाउंटेन वाला शो भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको एक्सप्लोर करने को वहाँ भी आप जा सकते हो। और तीसरा रिवर फ्रंट, चटोरी गली, ये सारी चीज़ें, इसमें भी कोई ऐसे कोई जाता भी, जैसे हम लोग निकलते तो ऐसे ओवरव्यू करके निकल हाँ। जाते हैं, या फिर कोई एक ऐसी फेवरेट शॉप होती है तो वो कर लेते हैं। बट अगर आप चटोरी गली गए होगे तो फूड लेन खत्म होने के बाद आगे एक पार्क भी है और एक स्टेडियम भी है, बहुत कम लोग जानते हैं और उधर गए होंगे, तो वहाँ भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर जैसे किसी के पास सिर्फ 24 आवर्स है लखनऊ में, तो आप उनको क्या ऐसा सिटी प्लान सजेस्ट हम्म। करोगे
द बेस्ट सिटी प्लान आपके सो अकॉर्डिंग? ठीक है, अगर वो लखनऊ में पहले उनके आने से स्टार्ट करते हैं, अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं ऑब्वियसली चारबाग आएंगे, तो चारबाग के बारे में उनको बता देना चाहता हूँ कि वो जो चारबाग स्टेशन है वो सिर्फ स्टेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी हिडन चीजें जो छुपी हुई है। सबसे पहला वहाँ की खासियत ये बताऊंगा, गांधी जी और नेहरू जी का सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो चारबाग स्टेशन पे हुई थी। चारबाग स्टेशन को अगर आप लोग ऊपर से देखेंगे तो एक ऐसा चेस बोर्ड जैसा दिखाई पड़ेगा। और तीसरा, चारबाग की जो सबसे ज्यादा खासियत है वो ऐसा है कि अगर उस साइड कोई ट्रेन हॉर्न भी मार रही है तो वो आवाज बाहर नहीं आती है स्टेशन के। तो फिर ओके। वो चारबाग से एंटर करेंगे। अगर एरोप्लेन से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली चौधरी चरण सिंह टर्मिनल 3 बहुत अच्छा बन गया है। तो सबसे पहले उनको सुबह जाके जो भी होटल वगैरह चेक इन करना है वो करें। उसके बाद निकल जाएं पुराने लखनऊ के लिए, जहाँ पे भूल भुलैया इमामबाड़ा घूमें, टांगा राइड करें, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं ये सब चीज़ें एक्सटेंड होती जा रही है, टांगा राइड वगैरह। तो वो लखनऊ में, पुराने लखनऊ में इनफैक्ट अभी भी जिंदा है। तो इमामबाड़ा घूमें, फिर टांगा राइड करें, क्लॉक टावर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे घूमने के लिए, वो घूमें। चौक चले जाएं, वहाँ पे चिकन के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि लखनऊ है, यहाँ पे चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। तो वहाँ पे जाके शॉपिंग कर ले। वहीं पे गोल दरवाजे के बाहर आएंगे तो वहाँ पे मक्खन मलाई जो कि जाड़ों में मिलती है। तो वहाँ वैसे बनारस में मलाइयो है, लखनऊ में उसको मक्खन मलाई कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है जाड़े आती है। तो उसको ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट रहता है और मुंह में जाते ही वो पिघल जाती है, बिकॉज लखनऊ इज़ ऑल अबाउट फूड ओनली। तो वहाँ से मक्खन मलाई खाए, उसके बाद वापस हजरतगंज की तरफ चले आए। हजरतगंज में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की। अगर उनको मार्केट देखना है तो अमीनाबाद भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उनका 3-4 तो बज ही जाएगा। उसके बाद जब शाम होती है तो वो रिवर फ्रंट पे वॉक कर सकते हैं। और अगर फास्ट फूड के शौकीन हैं तो 10-90 चटोरी गली, या फिर वो जो फूड वैली बनी है नई, वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे फूड को कैसे तोड़ मरोड़ के अच्छी अच्छी तरीके से उससे डिशेस बनाई जा सकती है, वो सारी मुझे तो नाम भी नहीं याद है कौन कौन सी वहाँ पे शॉप्स खुल गई है, तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर रेस्टोरेंट में जाना है शाम को तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मोती महल वगैरह। नॉन वेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में, बट वो खा सकते हैं। नॉन वेज भी बहुत सारे टुंडे वगैरह है। सर, आपके अकॉर्डिंग 3 हिडन फूड प्लेसेस लखनऊ में क्या है जो इतने वायरल नहीं है इंस्टाग्राम पे? वैसे तो लखनऊ में सारी चीज़ें वायरल हैं अगर फूड से रिलेटेड करें, बिकॉज अभी लखनऊ को डेजिग्नेट भी किया गया है यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सो अगर मेरे समझ में है तो जो शायद ज़्यादा वायरल नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि एक तो मुझे गलावटी कबाब बहुत पसंद है। गोमती नगर में नीलकंठ के सामने बल्ले बल्ले एक शॉप है, वहाँ पे वेज गलावटी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। दूसरा, लखनऊ के पानी के बताशे। अगर आप वही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो शायद आपको वो टेस्ट ना मिले, बट वो जो गली कूचे में लगाते हैं ना, उनका बहुत प्यारा टेस्ट रहता है पानी के बताशे का। और तीसरा तो क्या ही बोलूं, मतलब सारी चीजें ही अच्छी हैं, बट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है शाही टुकड़ा। मोती महल का, वो भी मतलब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग खाते होंगे, मुझे नहीं पता, बट जो मोती महल का मैंने शाही टुकड़ा खाया है वो बेस्ट लगा। तो मेरे लिए तो यही 3 चीजें जो बहुत ज्यादा, इनकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि अगर लखनऊ में आते तो लोग बात करते हैं शर्मा जी की चाय की और टुंडे कबाबी और ये सारी चीजों की, बट शाही टुकड़ा जो है वो लखनऊ से ही ओरिजिनेट हुआ है। उसको बनाने में भी बहुत ज्यादा नवाबी है, कि बिकॉज वो नवाबों का ही फूड है, कि एक ब्रेड को दूध में तब तक गर्म करो जब तक वो दूध खत्म ना हो जाए, तब तक गर्म, तो उसको बनाने में भी नवाबी है, तो खाने वालों के लिए भी है। तो वही है, ये 3 चीज मेरे लिए बेस्ट है। तो आपकी क्रिएटर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट हुई बैक इन 2020, जब कोविड आया था। कॉलेजेस को भी उस वक्त नहीं पता था कि पढ़ाई कैसे कराए, तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस हुए बहुत बाद में स्टार्ट हुए। तो उससे पहले सोचे थे क्या करे क्या करे। एक उस वक्त गेम बहुत ज्यादा प्रचलित था, लूडो किंग, तो सब वही खेलते थे, लेकिन एक टाइम आया कि उससे भी बोर हो गए। तो फिर सोचा कि लखनऊ को ही दिखाते हैं, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी उस वक्त खराब थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना रहता था। तो उस लॉकडाउन में जो हॉस्पिटल जाते थे उनके लिए परमिट था, तो मैं चरक हॉस्पिटल की तरफ जाता था गोमती नगर से। तो उस बीच में बहुत सारी ऐसे सीनिक लोकेशंस पड़ती थी, जैसे इमामबाड़ा, और तब वो जो रूमी गेट है उसके बीच से हम लोग निकलते थे। अब तो बंद हो गया। तो वहां से मैं कुछ स्नैप्स ले लेता था, उसके बाद उसको डालता था। उस वक्त जब लोग घर में कैद थे तो वो स्नैप्स देख के उनको बहुत मजा आता था, तो वो वायरल भी काफी होते थे। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे 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 मैंने जॉब भी करी। मैं बीटेक सीएस हूँ। मैंने एचसीएल में जॉब करी 1 साल, बट वहां से किक नहीं आ रहा था, तो मैंने धीरे धीरे इसको परस्यू करके अपना मेन बना लिया। नहीं, तो आपकी फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल हुई?
फर्स्ट वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी वो इकाना स्टेडियम में हुई थी, 80 मिलियन गई है वो। ओह! तो उस वीडियो से मैंने बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए, मतलब उस वक़्त अपना सॉन्ग प्रमोट करने खेसारी लाल आए हुए थे, लखनऊ सुपर जायंट्स का उन्होंने सॉन्ग निकाला ना था, मारेला छक्का चौवा वाला, तो वो प्रमोट करने आए थे। तो वहीं पे एक दादी थी ऑडियंस में, जनरल स्टैंड्स में, जो बहुत फॉन्ड थी कि उनसे मिले। तो वो दादी ऊपर चढ़ रही थी, उसी वक़्त खेसारी लाल नीचे आ रहे थे, तो खेसारी लाल के बाउंसर्स ने देखा नहीं और उनका बाउंसर उन दादी के ऊपर गिर गया। ओह! तो भगवान की दया से दादी को कुछ हुआ नहीं, वो सीट पे गिरी, नीचे गिरती तो बहुत चोट आ सकती थी उन्हें। तो वो मतलब मेरे कैमरे में कैप्चर हो गया, मतलब मैं बहुत देर से दादी को देख रहा था कि वो ऊपर उनको देख रही हैं, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, बट नहीं जा पा रही हैं, और फिर जब गिर गईं तो वो भी कैप्चर हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैंने एज़ अ स्टोरी विद टेक्स्ट, विद म्यूज़िक मैंने पेज पे डाला। तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, केसारी लाल तक पहुँची, लखनऊ सुपर जायंट्स तक पहुँची। मुझे सबसे पहले मैसेज आया था यूके से, ओह! यूनाइटेड किंगडम तक पहुँच गई, लंदन तक। वहाँ से बोला, मतलब उनकी किसी नीस का मैसेज आया था कि ये मेरी दादी हैं। तो ओह! फिर वहाँ से मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स का भी मेरे को डीएम आ गया कि इन लेडी को हम मिलवाना चाहते हैं, मतलब और कॉर्पोरेट बॉक्स में मैच दिखाना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से वो वीडियो भी वायरल हुई। उसके बाद दादी को एलएसजी ने कॉर्पोरेट बॉक्स में मैच भी दिखाया, और होप सो केसारी लाल से भी मिल ही गई होंगी। दैट्स सो नाइस। तो आपके अकॉर्डिंग क्रिएटर जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज़ क्या है? हाँ, सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ वही है कि आपको डिसाइड करना है, इवॉल्व होना है। तो मेरा भी ऐसे ही रहा कि आज भी मुझे घरवाले इतना मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका रहता है कि भाई जॉब कर लो, सिक्योर हो जाओगे, बिकॉज़ ये बात भी सही है। आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूएस से नहीं बनी तो बैन हो सकता है, या फिर स्ट्राइक वग़ैरह आ गई, तो उनका भी कहना सही है। तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी आपको फ़ेस करनी पड़ती है, बट क्या पता आप ऐसा बूम आउट निकल जाओगी। आप अपने परिवार में पहले ऐसे बंदे हो जिसने कुछ रिस्क लेके कुछ अलग करके पूरे घर को बदल डाला। तो वो सब आई गेस कोई भी क्रिएटर है तो उसके उसमें आती है, क्रिएटर या फिर सिंगर कोई भी है, मतलब जो आर्टिस्ट लाइन में है, हाँ। तो ये वाली डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है सबको, और मेरे में भी वही आई। राइट, राइट। तो जब आपकी जैसे फैमिली को पता चला कि आपको जैसे आपको क्रिएटर बनना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए पहले तो बिकॉज़ हम लोग ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हैं, जो इस जनरेशन के पेरेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। उनको लगता है क्या कर रहा है ये, क्या हाँ। ही करेगा। तो ऐसे ही हमारी फैमिली में भी लगा। फिर धीरे-धीरे जब थोड़े बहुत पैसे आना शुरू किए, तो थोड़ा बहुत मतलब काम डाउन हुए, सॉफ्ट हुए वो इस चीज़ को लेकर। मतलब धीरे से एक्सेप्ट किया कि हाँ, चलो ठीक है ये भी कर लो, लेकिन अब आज भी मम्मी ऐसा बोलती है कि ठीक है ये कर रहे हो लेकिन साथ में जॉब भी कर लो। तो ये रहता है, मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएशन कोई अगर नया आ भी रहा है तो उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ में एक अल्टरनेटिव आप ज़रूर रखें। बट दोनों चीज़ें एक साथ करना भी तो बहुत टफ है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर कंटेंट बनाना, फिर टाइम भी उतना निकालना पड़ता है। अब वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद टाइम पे रिस्क ले सकते हो कि चलो ठीक है अभी इस पे फुल टाइम देना है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि एक अल्टरनेटिव आप ऐसा स्मार्ट वर्क करो कि वो अल्टरनेटिव आपका बचा रहे, ताकि अगर ये नहीं हुआ तो वो तो होना चाहिए। करेक्ट। या तो सर जैसे जब भी हम जैसे इस फील्ड में आते हैं क्रिएटर बनना है, तो स्टार्टिंग में तो कभी भी नहीं होता कि हमारी रील्स पे बहुत रीच जा रही है, तो सब कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके लिए मतलब आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करा कि आपने 2020 से अभी तक गिव अप नहीं करा? आई डोंट नो क्या फैक्टर रहा, बट ऐसा रहता है ना कि एल्गोरिथम बेस्ड इंस्टाग्राम है। शुरू में ऑब्वियसली रीच नहीं आती और सब लोग इधर-उधर हाथ पैर मारते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं मतलब लोगों को कहते हैं भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लो, बट वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। जो आपका ओजी कंटेंट रहेगा उससे जो फॉलोअर्स आएँगे वही आपको देखेंगे। अगर मैं आपको कह दूँ कि आप मुझे फॉलो कर लो, या फिर मैं आपके फ्रेंड्स को बोलूँ, तो वो एक बार कर भी लेंगे, बाद में उनको जब वो कंटेंट से वो ओतप्रोत नहीं होंगे तो फिर सॉरी बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया। नहीं कोई बात तो जब रिलेट नहीं करेंगे कंटेंट से, तो फिर वो उनको मज़ा नहीं आएगा। हुँ। आपको अपने अंदर की उस आवाज़ को पहचानना चाहिए कि अंदर से क्या आ रहा है आपके नेचुरली, तो वही कंटेंट को बनाना चाहिए और फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो आपकी कुछ क्या स्ट्रैटेजीज़ रही हैं रीच के लिए? रीच के लिए स्ट्रैटेजी, देखिए आपको अपने नीश को पहचानना चाहिए। क्योंकि मेरा थिंग्स टू डू इन लखनऊ पेज है,
तो एज द नेम सजेस्ट कि लखनऊ में क्या क्या करना चाहिए, तो मैं हर चीज़ को लखनऊ से रिलेट करके ही डालता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे लखनऊ के बाहर भी जाना है, अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे गया था ये दुधवा नेशनल पार्क, हम्म। तो उसको रिलेट करने के लिए मैंने ऐसे डाला था कि लखनऊ से मात्र 200 किलोमीटर दूर है एक ऐसी जगह जहाँ पे आप टाइगर्स देख सकते हाँ हो, हाँ। ऐसा करके। तो आपको अपने नीश को पकड़े रहना पड़ेगा अगर आपको रिलेटेबल रहना है। और दूसरा जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। आपको अगर एक रील नहीं चली तो आपको उससे सीख लेके दूसरे पे वर्क करना चाहिए, ना कि उसको लेके आपको उदास बैठ जाना चाहिए कि रीच नहीं आ रही तो अब मैं पेज बंद कर दे रहा हूँ। तो वही कंसिस्टेंसी है जिसको आज भी मैं तलाश रहा हूँ। मतलब ऐसा पूरा कंसिस्टेंट तो मैं भी नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें आती है लाइफ में। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंस रहने के लिए तो उसमें भी बहुत सारे हैक्स है जो आप कर सकते हो। एक होता है कंटेंट बैंक। ओके। तो जैसे आप संडे को बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो तो उस दिन आप 2-3 कंटेंट बना लो। उसके बाद जब कभी आप ऐसे पूरा ऑक्यूपाइड रहो तो उस दिन आप उस कंटेंट को वही डाल पोस्ट के कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम को बचा सकते हो। बाकी ये सोशल मीडिया पूरा एल्गोरिथम का खेल है। लोगों को लगता है कि क्रिएटर लाइफ बहुत लग्जरी है, तो इसके Okay. पीछे ऐसा क्या भी रियलिटी है? मतलब हमें तो यही लगता है व्यूअर्स को। देखिए, हाँ मैं कहूँगा कि एक जो नॉर्मल इंसान की लाइफ है उससे ज़्यादा चीज़ें हम लोग को एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। और हर चीज़ सच भी नहीं होता है, बिकॉज अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो अगर मैं उसका वीडियो बनाने जाऊँगा तो उनकी ज्वेलरी पहन के या फिर ऐसे करके करूँगा, बट वो मेरी नहीं होती है ना। तो देखने वाले को लगेगा हाँ शायद इसकी, मतलब इसकी है, ये ऐसे पहन के दिखा रहा है, बट बैक एंड पे ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कोई कार, अभी रिसेंटली मैं B6, अभी उसकी वीडियो आई नहीं है, आएगी तो B6 मुझे महिंद्रा वालों ने दी थी 2-3 दिन के लिए। मैं उसको लेके पूरे शहर में घूम रहा था, वीडियो बना रहा था, बट वो मेरी है नहीं ना। तो रियलिटी कुछ अलग है, तो आपको ग्लोरीफाई नहीं होना है, बट हाँ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको जरूर प्यार देना है। तो सर जैसे सभी को नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग तो सबके होती है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, मेरा जो कंटेंट है उसमें नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, बट उससे ज़्यादा एक मैसेज ज़रूर आता है, भाई ये वीडियो डिलीट कर दो। अभी मान लीजिए मैं सिटी की बना रहा हूँ, आप उसमें कैप्चर हो गए गलती से। मैं पार्क में बना रहा हूँ, पार्क में कैसे कैसे प्रजाति के लोग आते हैं आप जानते हो। कोई कैप्चर हो गया अगर गलती से, भाई मेरे घर वाले देख लेंगे, प्लीज डिलीट कर दो। तो ये मैसेज सबसे ज्यादा आता है। और नेगेटिव कमेंट्स भी आते तो हमें, मतलब मुझे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ में रहा हूँ तो मुझे सबने कहा है कि आपको कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, कमेंट से आपको डोपामिन मिलती है और बहुत सारे जेन्युइन कमेंट्स भी रहते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि जैसे आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका जान के ध्यान खींचने डिमोटिवेट के लिए, करेंगे। नहीं आपका ध्यान खींचने के लिए वो ऐसा कमेंट करते हैं कि ताकि आप उनको रिप्लाई दो, आप उनसे उलझो। राइट। तो वो नहीं करना है। कमेंट्स आते रहते हैं जो आपको रिप्लाई करने हैं, अच्छे कमेंट्स को हमेशा आप इनटेक करो, बाकी को इग्नोर करो। सर मतलब जैसे सब लोग कहते हैं कि जो भी हम इंटरनेट पे देखते हैं सब तो ऑब्वियसली रियल नहीं होता है, तो कोई इंसान अपनी पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर चीज हम दिखाना चाहते हैं और बाकी चीजें हम नहीं दिखाना चाहते, तो आप अपनी पर्सनालिटी को कब तक फेक कर सकते हो? देखिए, कंटेंट क्रिएशन जर्नी में बहुत सारे लोग का दोनों तरह का चलता है। मतलब एक बहुत फेमस कहावत है कि फेक इट अनटिल यू मेक इट। तो ये रहता है, बट ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आपको जब तक आप अपना ओरिजिनल वो नहीं लाओगे बाहर, तब तक लोग रिलेट नहीं करेंगे आपको। कितने दिन तक आप बनावटी रह सकते हो। सो अगर कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई छोटे से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको अपने अंदर की चीज़ को पहचानना रहेगा कि क्या चीज़, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके अंदर से क्या चीज़ नेचुरली आ रहा है, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। फिर उसी से रिलेट करके फिर कंटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि अगर आप कुछ भी हो तो एक ऑडियंस का तमगा ऐसा है कि आपसे रिलेट कर ही लेगा। तो अगर आप ओरिजिनल चीज़ डालोगे तो उससे क्या रहेगा कि आप ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे मार्केट में। अगर आप फेक करोगे तो आप कुछ दिन तक करोगे, उसके बाद फिर आपके आइडियाज़ खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको नेचुरली ही रहना चाहिए। फेक कुछ ही दिन तक वर्क करता है। तो अगर जैसे कोई इंसान है जो क्रिएटर बनना चाहता है, तो आप मतलब कैसे बन सकता है? क्या-क्या चीज़ें उसे फॉलो करनी है, या हाउ शुड ही स्टार्ट हिज क्रिएटर जर्नी? ओके, सो सबसे पहले तो उसके पास एक नॉर्मल डिसेंट सा कैमरा फ़ोन होना चाहिए। ये एक बहुत नोशन बना है मार्केट में कि आपके पास आईफ़ोन ही हो या फिर कैमरा हो,
तो ही आप क्रिएटर बन सकते हो, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो मेरे पास MI का फ़ोन था, उससे मैंने 50,000 फॉलोअर्स फर्स्ट गेन किए थे। अगर आप खुद बोल रहे हो आके कैमरा पे, अलग-अलग तरीके के नीश के वीडियोज़ होते हैं कि आप खाली सिनिक करो या फिर आप एडिटिंग पे खेलो। जैसे नॉर्मल सिटी पेजेस होते हैं कि वो सिटी को दिखा रहे, फूड को दिखा रहे विद म्यूज़िक, तो वहाँ पे आपको एडिटिंग पे खेलना रहता है। तो वैसे कर सकते हो। अगर आप खुद आ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी, एक डिसेंट सा माइक ले लो आप। और फिर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, एक नीश डिसाइड करो। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, नीश कैसी होती है, जैसे लाइफ़स्टाइल हो गया, फैशन हो गया, टेक हो गया, ये सारी नीश है। तो आपके अंदर जो भी आप कर पा रहे हो, उसको डिसाइड करो, फिर उसी पे कंटेंट बनाओ। मतलब आपने एक लाइफ़स्टाइल बनाया, फिर एक फैशन बनाया, फिर एक टेक बनाया, वो नहीं चलेगा। एक ही चीज़ पकड़ो और फिर उस पे लगातार वर्क करो, उस पे अलग-अलग तरीके से कंटेंट बनाओ और फिर वहाँ से आपकी भी गाड़ी चल देगी। एक वीडियो ऐसी होगी जो वायरल होगी, उसके बाद यू आर इन द इंडस्ट्री। या So sir, now that 2025 is about to end, तो इस साल क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, कंसिस्टेंसी या क्रिएटिविटी? देखिए, बीइंग अ क्रिएटर, कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी दोनों ही मैटर करते हैं। बाकी 2026 में तो दुनिया खत्म है। सो क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी ही, दोनों ही मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो ब्रांड्स ने आपको अप्रोच करना कब स्टार्ट किया एंड आपका पहला पेड कोलैबोरेशन कब हुआ था? ये तो मुझे नहीं याद है, आई एम सॉरी। बट हाँ, शायद शुरू में देखिए, अगर मैं, ये मुझे याद नहीं है तो मैं एक जनरल वे में आपको बता दे रहा हूँ कि जब आपके 10K फॉलोवर्स होते हैं तो आपको कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बार्टर कोलैबोरेशंस आते हैं। मतलब अगर एक हम उसकी बात करें, अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो वो आपको फूड ऑफर करते हैं, उसके बदले में आपसे रील या फिर स्टोरी वगैरह चाहते हैं। तो और जब धीरे-धीरे आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं और आप मार्केट में अपनी एक अलग वैल्यू लेके आ रहे होते हो, तो वहाँ से आपको पेड कोलैबोरेशंस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और भगवान की दया से मुझे कभी ब्रांड को मैसेज नहीं करना पड़ा। काम पे फ़ोकस किया और मार्केट में स्टैंड आउट किया, तो चीज़ें अपने आप आ रही हैं। तो पर्सनल लेवल पे आपका क्या ड्रीम है एज अ क्रिएटर? ऑब्वियसली अभी जो सबसे पहला गोल है वो है 1 मिलियन फॉलोवर्स। उसके बाद तो ड्रीम्स इन मेकिंग ही है। और इंसान की ये फितरत भी रहती है कि उसके ड्रीम बदलते रहते हैं, ऐसा कोई उनका एक नहीं रहता। मान लीजिए अभी कल मेरे पास जी वैगन आ जाए तो उसके बाद फिर मैं रोल्स रॉयस की तरफ सोचूंगा। राइट सर, एज ए क्रिएटर जैसे बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, PR पैकेजेस काफ़ी सारे मिलते हैं, बट आप एज अ क्रिएटर आप कितना अर्न कर लेते हैं? देखिए, वैसे बीइंग अ क्रिएटर पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं आप, बट अगर अर्निंग की बात करें तो रोजी रोटी चल जाती है। मतलब घर से मांगना नहीं पड़ता है और आप इंडिपेंडेंट अपने आप को कह सकते हो अगर आपके मेरे जितने फॉलोअर्स हैं तो। राइट, बट जैसे अगर मतलब आपने जैसे अभी कंटेंट क्रिएशन किसी ने स्टार्ट करा है एंड बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट उनके पास कोई पेड कोलैबोरेशन आया, तो वो इंसान कैसे डिसाइड करेगा द राइट अमाउंट टू चार्ज? देखिए, मेनली तो फॉलोअर्स और व्यूअरशिप पे ही डिपेंड करता है। बाकी ब्रांड को पता रहता है, ब्रांड बहुत चालाक होता है कि आपको कितने पैसे देने हैं, कितने में बनाना है। तो ये रहता है। बाकी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे हो। जैसे अगर आप लखनऊ में हो तो अगर आपके 1 लाख फॉलोवर है तो आप 5,000 भी चार्ज करते हो, 10,000 भी चार्ज करते हो, 20,000 भी चार्ज करते हो। बट वही अगर आप मुंबई में और आपके 1 लाख फॉलोवर है तो आपका चार्जेस 50,000, 70,000, 75,000 ऐसे रहते हैं। तो वो सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है और ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। सर जैसे अगर मतलब एज अ क्रिएटर बहुत बार होता है कि हमने मतलब बहुत सारा हमने कंटेंट डिलीवर कर दिया, बट क्योंकि कंसिस्टेंसी तो होती है इम्पोर्टेंट, तो आप कैसे, मतलब कभी कभी होता है क्रिएटिव ब्लॉकआउट हो जाता है, हमें नहीं समझ में आता अब हम क्या पोस्ट करें, तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि मतलब हम कैसे रील्स वगैरह पोस्ट करें? देखिए, जहाँ तक मैं बहुत सारे बड़े-बड़े क्रिएटर्स के साथ रहा हूँ, सक्सेसफुल क्रिएटर्स के साथ रहा हूँ और जो आपने बताया क्रिएटिव ब्लॉकेज, ये सबकी लाइफ में आता है और सबकी लाइफ में आना ज़रूरी भी है क्योंकि वहीं से आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो। ये जब क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है तो आपको अपना पुराना कंटेंट जो रहता है वो अच्छा नहीं लगता। आप कहते हो ये क्या ही है, इससे कुछ अच्छा हम करें, ऑडियंस को कुछ अच्छा डिलीवर करें।
तो वो आना ज़रूरी है और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको रियल रहना पड़ेगा। अगर आप रियल हो तो कंटेंट अपने आप अंदर से निकल के आता है। और क्रिएटिव ब्लॉकेज के बाद आप कुछ दिन आप भले हॉल्ट हो जाओ, लेकिन उसके बाद नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है इन द क्रिएटर जर्नी। तो सर जैसे हम बहुत बार रील्स पे देखते हैं कि किसी ने पोस्ट करा दैट मैंने अर्न करा है सो एंड सो अमाउंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, बट जैसे यूट्यूब पे तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पे तो इतना है नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम पेड कोलैबोरेशंस आप इंस्टाग्राम से कैसे अर्न कर सकते हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम से ये इतना पैसे निकाले या तो वो चीज़ें शायद कहीं न कहीं वो लोग फेक करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज़ इंस्टाग्राम व्यूज़ के पैसे नहीं देता है, जस्ट लाइक यूट्यूब। राइट। इंस्टाग्राम पे आप 2 तरीके से कमा सकते हो, या तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, आप लिंक्स डालो अपने स्टोरी पे, वहाँ से लिंक पे क्लिक हुआ तो वैसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, वो कर सकते हो, या तो ब्रांड कोलैब। बाकी व्यूज़ से तो कोई पैसे नहीं आते उसपे। आते होते तो मैं आज शायद बहुत बड़ी गाड़ी में आया होता। सर वी फाउंड आउट कि आप एक एनजीओ भी रन करते हैं, तो क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मेरे एनजीओ का नाम गो फॉर गोमती है, जिसमें हम लोग हर संडे माँ गोमती की सफाई करते हैं, द ओनली रिवर इन लखनऊ। तो जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट भी है, तो इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। एक आरजे प्रतीक भैया है, रेडियो मिर्ची में पहले काम करते थे, अब तो नहीं जी जी। करते। तो उसके बाद 6 क्रिएटर्स और थे, मुझे मिला के 7, टोटल 8 फाउंडर्स हैं इसके। तो हम लोगों ने सोचा था कि सारे ही क्रिएटर हैं, आरजे प्रतीक भी क्रिएटर है, डिजिटल क्रिएटर है। तो हम लोगों ने सोचा भाई हम लोग लखनऊ को अच्छा दिखा तो रहे हैं, बट अच्छा बनाने में कोई योगदान दे रहे हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने रिसर्च करी कि लखनऊ में सबसे इग्नोर्ड चीज़ क्या है। मतलब लोग भूखों को खाना खिला देते हैं, वो सब साल में एक बार कर लिया, किसी का बर्थडे या फिर वीडियो बना लिया, बहुत लोग वीडियो के लिए भी करते हैं। बट जो हमारी धरोहर है रिवर गोमती, द ओनली रिवर इन लखनऊ, जिसको लाइफ लाइन ऑफ लखनऊ भी कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड थी। तो उस पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। हर संडे हम लोग जाते हैं, आज भी जा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जिस दिन गो फॉर गोमती संडे को नहीं पहुंची घाट पे, तो उस दिन समझ लीजिए गो फॉर गोमती खत्म हो गई। तो इस चीज़ को प्रण लिया, और कंसिस्टेंसी इज द की। चीज़ों का अभाव हमेशा रहता है। शुरू में हम लोगों ने नगर निगम के साथ भी काम किया कि जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं, प्लास्टिक निकालते हैं रिवर से, उसको सेफली डंप करने के लिए नगर निगम ही है। आज भी नगर निगम साथ में, मतलब उनका यही काम रहता है। पहले शुरू में तो सफाई करवाने भी आए साथ में, बट क्योंकि अब हम लोग एक दिन वाले तो है नहीं कि फुटेज ले ली उसके बाद चले गए। हम लोग कंसिस्टेंट थे, तो हर कोई बोर हो जाता है। तो बस वही इस वक्त जो नगर निगम हमारा साथ दे रही है, वो इस चीज़ में दे रही है कि वो जो हम निकालते हैं उसको वो सेफली डंप कर देते हैं। बाकी आप लोग भी आइए, अगर आप लोगों को लखनऊ से प्यार है, अपनी सिटी से प्यार है, या फिर अगर आप लोग लखनऊ में नहीं भी रहते तो ऐसे काम करने चाहिए। आपके शहर में भी कोई ना कोई रिवर होगी या कुछ होगा, तो कुछ एक अच्छा काम ज़रूर करिए आप लोग। तो अगर किसी को इसमें जैसे एज अ वॉलंटियर पार्ट लेना है तो उसके कोई फॉर्म्स वगैरह भी है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप बस संडे को गो फॉर गोमती के पेज को फॉलो कर लीजिए, उसमें बाय सैटरडे पोस्टर उस पे अपलोड हो जाता है, जिसमें लोकेशन वगैरह लिखी रहती है। सुबह 6 से 9 काम करते हैं। अभी क्योंकि जाड़े आ गए तो हम लोगों ने 6:30 से 9:30 कर दिया है ड्राइव की टाइमिंग। तो हर संडे हम लोग करते हैं। आप संडे को आइए, पोस्टर पे लोकेशन देख के, बस वहाँ से एक फैमिली अपने आप ही बन जाएगी। तो सर आप अभी तक कौन कौन से सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं एंड क्या एक्सपीरियंस था? ओके, आई विल टेल यू कि अभी एक मूवी आई थी स्त्री 2, बहुत ज़्यादा हाँ। फेमस हुई थी। तो उसमें जो शमा और परवाना था, मैं दोनों से मिल चुका हूँ। ओके। सो रिसेंटली मैं पंकज त्रिपाठी जी से भी मिला हूँ, बहुत सरल आदमी हैं वो। और तमन्ना भाटिया से भी मिला हूँ, रेडियो मिर्ची के ऑफिस में उनसे मिला था। और अगर पंकज त्रिपाठी जी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है उनकी लाइफ की भी सबसे बड़ी मूवी स्त्री 2 ही है, क्योंकि मैं जब उनके पास गया था तो भी वो उसी की बात कर रहे थे। वो अपने उनके पर्सनल रूम में गया था, रेनेसा में रुके थे। तो बाय गॉड ग्रेस ऐसे स्टार्स बने कि मुझे उनको, बल्कि मैं उनके रूम में आ रहा था, उनको पता था मेरे बारे में, मैं कौन हूँ और मैं कौन आ रहा हूँ। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे पंकज त्रिपाठी जी भी थे और विनोद भी थे। ओके। अशोक पाठक जी, वो जो ये कौन सी वेब सीरीज आई थी जिसमें वो देख रहा है विनोद, बहुत वायरल हुआ था, तो उनसे मिले। बहुत सरल आदमी है। और फिर मैं राजकुमार राव से भी मिल चुका हूँ, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिला हूँ, ऐसे याद तो नहीं आ रहा है। तो सर आप जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी से मिलते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर चेंज रहता है?
नहीं, बिहेवियर पर्सनल चेंज तो लेवल नहीं पे? रहता है, मतलब जैसे दूर से हमको लगता है कि ये लोग बहुत एटीट्यूड वाले होंगे हाँ, और ये हाँ, वो, हाँ। बट कभी कभी आपको लगता है कि जब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आ जाएं तो ऑब्वियसली आपको चीजों से थोड़ा बच के चलना पड़ता है। बहुत ज्यादा लाइमलाइट आ जाए तो आप अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट होते हो, हुँ। तो ऐसा रहता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, जैसे बकवास टॉक्स, हरी दुबे जी। भैया, इनके साथ तो रहता भी हूँ, काम भी किया हूँ। हुँ, हुँ। अभी इनकी 124 मिलियन एक वीडियो गई है, वो चश्मे वाली, हुँ, हुँ। तो वो मैंने ही शूट करी थी। अच्छा। बाकी तो पीआर रहता है, जो अच्छा या बुरा करता है, हुँ। बनाता है लोगों को। तो सर जैसे लखनऊ की अब क्योंकि क्रिएटर इंडस्ट्री धीरे-धीरे काफ़ी ग्रो कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कैसे बूम करेगी? मेरे ख्याल से तो बूम पर ही है। अगर आप सिटी पेजेस की बात करो तो आप लखनऊ के आगे पीछे कोई भी नाम लगा के सर्च कर लोगे तो आपको हाँ। एक पेज मिल जाएगा। लखनऊ में हर मिनट 2-4 पेज क्रिएट हो रहे हैं, हुँ। 2-4 क्रिएटर्स बन रहे हैं। बाकी जो जो सिटी पेजेस के अलावा क्रिएटर्स हैं, तो वो भी बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं जो हम लोग को पता नहीं है कि वो लखनऊ के ही हैं। सर अभी तक का आपका सबसे बिगेस्ट कोलैबोरेशन कौन-सा था? देखिए, अगर पेड टर्म्स में बात करूँ तो वो तो ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, बट जो मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट कोलैबोरेशन है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है। मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30 प्लस वीडियोस कोलैब करके मेरे पेज पे पड़ी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स हुँ, हुँ, आईपीएल टीम हुँ। के साथ। बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद बाकी पेड में तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्लूकॉन डी, अभी सिटी मॉल का मैं कर रहा हूँ, शायद पूरे इंडिया में वो वीडियो चल रही है। ओके। हर किसी ने अपने फोन पे देखी हुँ, होगी, हुँ, सिटी हुँ। मॉल में मैं कहीं नमक या तेल बेचते हुए दिख जाऊंगा। सर अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन आपको और क्या-क्या पसंद है? अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, देखो, मेरे को क्रिकेट वगैरह तो नहीं पसंद है। लखनऊ में एक बहुत नवाबी शौक है पतंगबाजी का, हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बचपन से ही अगर मैं क्रिकेट भी खेलने जाता था तो कोई पतंग अगर कट के आ रही है तो मैं उसको लूटने भाग जाता था। तो घर वालों को हालांकि ये चीज़ें हाँ। नहीं पसंद थी, बट मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा जो बड़े होके मुझे एक बहुत, पता नहीं कैसे आ गया, बाइकिंग का। तो लखनऊ में बहुत सारे बाइकर्स क्लब में मैं रहा भी हूँ, जैसे एक द राइडिंग हंटर करके मेरा बाइकर क्लब था, अब तो बंद हो गया है। अब उसकी जगह यूनाइटेड राइडर्स ऑफ लखनऊ है हमारा जो करंट है। अगर कभी हम राइड वगैरह पे जाते हैं, जनरली राइड्स संडे को होती हैं, तो संडे को हमारा गोफर घूमती रहता है, तो मैं नहीं जा हुँ। पाता हूँ। बट अगर कोई ऐसे अलग दिन रहता है तो करते हैं। और बाइकर्स क्लब में हमने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, ओके। जैसे हम लोगों ने रोड सेफ्टी राइड किया है गवर्नमेंट के साथ भी। उसमें ऐसे राइड, रोड सेफ्टी राइड गवर्नमेंट ने ही कराया हुँ, था, हुँ। तो उसमें हम लोगों ने पार्ट लिया है। और फिर हम लोग जैसे कोई अपनी राइडिंग उस पे निकलता है, कोई जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है या फिर अलग अलग स्टेट्स में बाइक से ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग उनको सीड्स दे देते हैं कि आप रास्ते में जाओ, सीड्स डालते हुए हुँ, जाओ, हुँ, ताकि हुँ। एफॉरेस्टेशन को आप बढ़ावा दो। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट सर जैसे अभी आपने बाइकर क्लब कहा तो बट मोस्टली तो सब बाइकर गैंग ही कहते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा दुःख है एक बाइकर के ज़िंदगी में। मतलब देखिए, बाइकर्स 2 तरीके के होते हैं। एक छपरी श्रेणी में हुँ, आते हैं, जो हुँ, हुँ। ऐसा बहुत लाउड एग्ज़ॉस्ट लगा के, मतलब 150-200 सीसी की बाइक है, उसमें ठक, 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 ठक वाला हाँ, हाँ, हाँ। एग्ज़ॉस्ट लगा के रोड पे घूम रहे हैं बिना हेलमेट के। तो उनमें से हम नहीं, हमें उनमें मतलब हमें उनसे वो ना करिए। तो बाकी जो अच्छी बाइकर कम्युनिटी है वो फुल गियर्स में रहती है, राइडिंग गियर्स रहता है, हुँ। हेलमेट पहनते हैं। बाकी जिनके पास अगर सुपर बाइक है, सुपर बाइक उनको कहते हैं जो 600 सीसी से अबव होती है, इनलाइन 4 इंजन रहता है, तो उसमें आवाज़ ऑलरेडी रहती है, वो आवाज़ बहुत सूदिंग रहती है। हुँ। बाइकिंग कम्युनिटी की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ अपने यूपी में ही बीआईसी है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पे अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम वो हुआ था, मोटो जीपी रेस, ओके। जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो भी बड़े-बड़े बाइकर्स हैं वो सब यहाँ पे आए थे, पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। इससे पहले शायद 10-15 साल पहले यहाँ पे F1 रेस भी हुआ है। हुँ। तो अगर ये कम्युनिटी ज़िंदा नहीं रहेगी तो वो जो इवेंट्स इंटरनेशनल वाले वो यहाँ पे नहीं होंगे। तो करेक्ट। उसको होने के लिए बाइकर कम्युनिटी होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी को फुल राइडिंग गियर्स में देखो और हेलमेट के साथ देखो तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुली उनसे पेश आओ, क्योंकि वो बाइकर गैंग के मेंबर नहीं, बाइकर क्लब के मेंबर है वो। सर वन लास्ट क्वेश्चन यंग क्रिएटर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अगर कोई क्रिएटर जर्नी में आ रहा है तो मैं उसको बोलूँगा भाई मत आओ, क्योंकि जो ग्लैमरस दुनिया हमें दिख रही है वो एक्चुअली में है नहीं वैसा। राइट। तो स्ट्रगल्स हर हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। और अगर आपने ठान ही लिया है कि आप क्रिएटर बनना ही है आपको,
तो फिर आप सबसे पहले, जैसे मैंने इससे पहले भी कई बार बोला कि आपको एक नीश डिसाइड करनी पड़ेगी, आपके अंदर क्या नेचुरली आ रहा है उससे उससे वो करके। तो आप एक नीश डिसाइड करिए और उस पर काम करिए। उसके बाद आप रिजल्ट की परवाह मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी वीडियोस चले ही। हमारी भी आज भी होता है कि सारी वीडियोस नहीं चलती हैं। तो जो नहीं चलती है उस पर आपको इंस्टाग्राम ने बहुत सारा वो भी दे दिया इंसाइट्स की, जिसमें आप बाइफरकेट करके एक एक चीज़ देख सकते हो। तो आप इनसाइट्स देखो, वहाँ पे क्या नहीं चला, क्या बोर हो रहा है, तो उस चीज़ से आप उससे सीख लो और नेक्स्ट वीडियो पे काम करो। क्योंकि अगर आप एक को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यही कंसिस्टेंसी इज द की बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी बातचीत मिस्टर सौरभ चंद्रा के साथ, लखनऊ के वाइब से लेकर क्रिएटिव लाइफ के रियल स्ट्रगल्स तक। आज की कॉन्वर्जेशन से एक बात तो क्लियर हो जाती है, चाहे वो शहर हो या कंटेंट क्रिएशन, असलियत और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म गेम जिताती है। वायरल होना शायद एक मोमेंट हो सकता है, लेकिन रेलेवेंट रहना रोज के एफर्ट्स मांगता है। अगर आप लखनऊ से हो और एक क्रिएटर बनना शुरू करना चाहते हो, या सिर्फ इस शहर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए वैल्यू लेकर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल कॉन्वर्जेशन के साथ।